जय मूल्यवासी साथियों, आज हम बात करना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम फसाद के रेफरेंस में। तो उसके पहले कल हमारी बात कास्ट बेस्ड सेंसस के रेफरेंस में हो रही थी। तो उसमें मैंने आपको कास्ट बेस्ड सेंसस के रेफरेंस में J.H. हटन, इनका जो बुक है कास्ट इन इंडिया, इट्स नेचर, फंक्शन एंड ओरिजिन, इस बुक के रेफरेंस में उन्होंने जो बातें उसमें लिखी थी, उसमें आर्यन इन्वेडर और ब्राह्मणों का, जिसको आर्य कहते हैं, आर्यों का सबसे पहला आक्रमण, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, सबसे पहला आक्रमण। तो इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। और ये J.H. हटन, ये इंडिया के 1931 की जो सेंसस हुआ उसके सेंसस कमिश्नर थे। उनके द्वारा जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ उसको इंडिया में मान्यता है। द फर्स्ट एवर कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया वॉज डन इन 1931। तो उनके द्वारा जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ उसके तहत ही आज तक पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है। तो हम बात करना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम फसाद के रेफरेंस में। हम ये देखेंगे कि मुग़लों का जो रूल है, मुग़लों ने जो रूल इंडिया में किया वो लगभग 700 साल रूल किया। मुग़लों के बाद, मुग़लों के उपरांत ब्रिटिश लोगों ने लगभग 200 इयर्स इंडिया पे रूल किया। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत 15 अगस्त 1947 ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत भारत पर, इंडिया पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया। जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर और सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स पर, जैसे कि IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया। अभी ये कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए, जारी रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने जो मामला खड़ा किया वो सबसे, उसमें बहुत सारे हथकंडे उन्होंने यूज़ किए। उसमें सबसे बड़ा जो हथकंडा है वो है हिंदू मुस्लिम फसाद। तो क्या फसाद आज ही हो रहे हैं? फसाद कब स्टार्ट हुए, कौन से साल में स्टार्ट हुए और कौन से पीरियड में स्टार्ट हुए, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे ब्रिटिश पीरियड की बात, उसके पहले जो मुग़ल पीरियड है उसकी अगर हम बात करेंगे तो मुग़ल पीरियड में SM मुशर्रफ, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है हु किल करकरे, उस बुक का मैं रेफरेंस देकर अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट मुस्लिम रूल इंडिया फॉर ओवर 700 ईयर्स, 700 साल का रूल था। इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट द ब्राह्मीन डोमिनेंस ओवर द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज डेफिनेटली मोर अनचैलेंज देन इट इज़ टुडे। जिस तरह से आज उनका ब्राह्मणों का रूल है
लगभग उससे भी कई गुना ज़्यादा वर्चस्व ब्राह्मणों का उस वक्त था। ग्लोबल कॉमन हिंदू हैड बीन टोटली सब्जुगेटेड बाय देम एंड वुड डू वॉट एवर द ब्राह्मण्स वांटेड देम टू डू। जो आम आदमी था वो आम आदमी ब्राह्मणों के वर्चस्व के द्वारा ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के वजह से पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका था। तो और ब्राह्मण जो कहते थे, ब्राह्मण जो करने के लिए कहते थे वो आम आदमी करता था। Had the Brahmin been really against the Muslim rulers, they would not have allowed them to rule India even for a year. अगर सच में ब्राह्मण मुगलों के विरोध में थे तो उन्होंने उनको एक साल भी उन्होंने रूल करने के लिए अलाउ नहीं करना था, जबकि उन्होंने मुगलों ने 700 साल रूल किया। अगर वो ब्राह्मण रियली मुगलों के अगेंस्ट में थे तो उन्होंने एक साल भी उनको रूल करने से मना करना था। दूसरी बात, एक साल भी रूल करने नहीं देना था। But there is not a single example in the history of medieval India that the Brahmin tried to awaken common Hindu। और ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी को उन्होंने जगाने की कोशिश की हो मुगलों के विरोध में, उनके रूल के विरोध में, उनके शासन के विरोध में, उनकी शासन व्यवस्था के विरोध में उन्होंने कॉमन लोगों को जगाने की कोशिश नहीं की। बट देयर इज नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल, किसी तरह का भी एक साधारण उदाहरण भी नहीं मिलता है। टू अवेकन कॉमन हिंदू अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स टू कैरीड आउट ओपन और अंडरग्राउंड मूवमेंट for overthrowing the Muslim rulers। उन्होंने कॉमन लोगों को ना तो ओपनली ना अंडरग्राउंड रहते हुए जागरूक करने की कोशिश की। मुगलों का रूल ख़त्म करने के लिए, मुगलों का रूल जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए कॉमन लोगों को जगाने की उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की। इस तरह से दूसरी बात ये लिखते हैं, दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने कहा, ऑन द अदर हैंड medieval history is a replete with the example of Brahmins having assist Muslim rulers in managing their affairs and ensuring that their administration runs smoothly। उसके बदले में उन्होंने क्या किया, उनके साथ भागीदारी करते हुए उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उनके साथ हिस्सेदारी निभाते हुए उन्होंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, वो भी स्मूथली रन कैसे हो इसको उन्होंने देखा ब्राह्मणों ने। आगे, इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्राह्मीण पेशवा, अभी ये होने के बाद जो पेशवा पीरियड था, पेशवाई थी, पेशवा पीरियड में इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्राह्मीण पेशवा रूल्स, even during the period of Brahmin Peshwa rulers in Pune,
दो द मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज मोर देन 30%, उस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन 30% था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल रिकॉर्डेड इंसिडेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट टिल द एंड ऑफ द पेशवा रिजीम, दैट इज टिल 1818 1818 तक। मतलब ये है कि मुस्लिम लोगों का पेशवाई के पीरियड में, पेशवा जब रूलर थे उस पीरियड में, पेशवा जब रूलर थे उस पीरियड में मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन 30% था। और उस वक्त भी नॉट अ सिंगल रिकॉर्डेड, देयर वॉज नॉट अ सिंगल रिकॉर्डेड इंसिडेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट। इस तरह का कोई भी फसाद उस वक्त नहीं हुआ पेशवा पीरियड में, जबकि पेशवा पीरियड सबसे भयानक पीरियड था। इसी तरह से बाद में इंडिया में जो फसाद होने का शुरुआत हुई, सबसे पहला फसाद 1893 में हुआ। 1893 में हुआ, इसका मतलब क्या है, 1885 में कांग्रेस बनी, जिसकी स्थापना चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, तिलक, आगरकर, इन लोगों के द्वारा, इन ब्राह्मणों के द्वारा की। और 1885 के बाद 1893 में ही इंडिया में पहला फसाद होता है। अभी दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा जनसंघ के रेफरेंस में, ताकि कंपैरेटिव मामला हो। कांग्रेस निर्माण होने के बाद ही 1893 में पहला फसाद हुआ। अभी जनसंघ के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे, देखेंगे, तो जनसंघ केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इन 21 अक्टूबर 1951। अभी जनसंघ 1951 को बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ भी मुखर्जी है, ब्राह्मण है। 4 years आफ्टर इंडिया गेन हर इंडिपेंडेंस, मतलब सो कॉल आज़ादी के बाद 4 साल बाद, thus it has had a late start even though a Hindu Mahasabha did operate under the Congress। अभी इसके पहले इसका नाम क्या था? Even though the Hindu Mahasabha did operate under the Congress and the Mahasabha has been called the political ancestor of the जनसंघ। तो इस तरह से तीनों के बीच में संबंध है। कांग्रेस, हिंदू महासभा, ये कांग्रेस के अंडर काम कर रहा है, और जनसंघ हिंदू महासभा को अपना पूर्वज मानते हैं, पॉलिटिकल एंसेंटर्स ऑफ जनसंघ। अभी इसमें बताने वाली बात यहाँ पर ये है, अंडरलाइंग ऑल ऑफ देम इज द आर्यन एंड नॉन आर्यन और नॉर्थ साउथ डिफरेंटेशन। The जनसंघ is often classified as a party of North Indian Brahmins interest। तो इस तरह से जनसंघ नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण के इंटरेस्ट वाली पार्टी बताया गया। ब्राह्मण का इंटरेस्ट इसमें जनसंघ, जो बाद में जनसंघ को ही भारतीय जनता पार्टी कहा गया,
भारतीय जनसंघ, बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी, और आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो कि सत्तारूढ़ है। तो ये बुक है भारतीय जनसंघ, द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया बाय प्रभा शर्मा। तो इन्होंने कहा है द जनसंघ इज ऑफन क्लासिफाइड एज अ पार्टी ऑफ नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण इंटरेस्ट। ब्राह्मणों का इंटरेस्ट के लिए ये पार्टी बनाई गई, और आज के तारीख में उसका प्रचार क्या किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे लोगों को ये बात समझना होगा, ब्राह्मण 3% है, 3% ब्राह्मण का 5 नेशनल पार्टी है। 5 नेशनल पार्टी 3% ब्राह्मण के पास, ब्राह्मणों के पास 3-3.5% वोट है। 3-3.5% वोट के आधार पर ब्राह्मण शासक नहीं बन सकता, लेकिन आज के तारीख में इस तरह के सारे षड्यंत्रों को ब्राह्मण अंजाम दे रहा है। इस तरह से हम इस रेफरेंस के साथ ये बात रख रहे हैं कि ब्राह्मण किस तरह से षड्यंत्रों को अंजाम देता है, ये आपको समझना होगा, लोगों को समझाना होगा, जोड़ना होगा। और आज के इस वीडियो में आपको मुग़ल का रूल, ब्रिटिश का रूल और ब्राह्मणों का रूल, इस बात को मैंने यहाँ पर ब्रीफ में समझाने की कोशिश की। ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम फसाद करके, फसाद को अंजाम देके ही रूल करना चाहता है। जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको हिंदू बनाकर, मुस्लिम लोग उनको उनके दुश्मन दिखाकर वो अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहता है। जैसे कि ब्राह्मण कभी भी हमारे अंदर मिक्स नहीं होता। पानी में आप ऑयल डालो तो ऑयल ऊपर आता है, उस तरह से ब्राह्मण हमारे अंदर मिक्स नहीं होता। ब्राह्मण हमेशा अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए सारे षड्यंत्रों को अंजाम देने की कोशिश करता है। उसी तरह का ये एक कोशिश है। आज के इस वीडियो में इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद।